बचपन में जाएं। तो नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि अ, विज्ञान के प्रति जो नेहरू की रुचि थी, विज्ञान के प्रति जो नेहरू का लगाव था, उस वह लगाव पैदा करने में नेहरू के अपने शिक्षक फर्डिनांड ब्रूक्स की बड़ी भूमिका थी। और सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि साहित्य, दर्शन, इन सब में नेहरू की जो शुरुआती रुचि है, उसमें उसको प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी फर्डिनांड ब्रूक्स की। और फर्डिनांड ब्रूक्स एक बड़े दिलचस्प शख्सियत थे, जो है आयरिश मूल के थे और थियोसोफिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे। और ब्रुक्स के प्रभाव में ही नेहरू सिर्फ 13 साल की उम्र में थियोसोफिस्ट आंदोलन से भी जुड़ गए। नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि चार्ल्स डिकेंस, वाल्टर स्कॉट, विलियम थैकरे जैसे जो विश्व साहित्यकार थे, मार्क ट्वेन जैसे साहित्यकारों से नेहरू का परिचय फर्डिनांड ब्रुक्स ने ही कराया। और दर्शन की जहाँ तक बात है, थियोसोफिस्ट ग्रुप से चूंकि फर्डिनांड ब्रुक्स जुड़े हुए थे, तो वो जैसे आज हम ये बैठक कर रहे हैं, वैसे ही नेहरू भी फर्डिनांड ब्रुक्स द्वारा ऐसे ही साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती थी, जिसमें पाश्चात्य दर्शन पर, भारतीय दर्शन पर, खासकर उपनिषदों की दर्शन परंपरा पर और बौद्ध दर्शन पर बातें होती थी। तो उसमें नेहरू भाग लेते थे। तो दर्शन, साहित्य और विज्ञान में जो नेहरू की जीवन भर उनकी जो एक रुचि रही, और नेहरू ने जो किताबें लिखी हैं, चाहे वो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो या डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, उन पर भी विज्ञान, साहित्य और दर्शन का गहरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। नेहरू जब अपनी उच्च शिक्षा के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, तो वहाँ पर नेहरू कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने जो विषय चुने थे, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी, बिल्कुल विज्ञान के, शुद्ध विज्ञान के जो विषय हैं, वो भी नेहरू की विज्ञान के प्रति जो गहरी रुचि थी उसका कारण थे। और इसके साथ साथ वहाँ रहते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्नातक की पढ़ाई करते हुए नेहरू कैवेंडिश लैब से भी जुड़े। कैवेंडिश लैब जो कि विज्ञान की उस समय की इंग्लैंड की और आज भी है सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं में से एक थी। और उसी कैवेंडिश लैब में काम करते हुए नेहरू उस समय के जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लॉर्ड रदरफोर्ड, जेम्स जीन जैसे लोगों से मिले। और उसी समय नेहरू का झुकाव धीरे धीरे राजनीति की तरफ भी होने लगा था। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय भारतीय छात्रों की संस्था हुआ करती थी, कैम्ब्रिज मजलिस जिसको कहा जाता था। तो कैम्ब्रिज मजलिस उस समय जो भारत से जो राजनेता जाते थे इंग्लैंड में, उनके भाषण वो आयोजित कराया करते थे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, लाजपत राय जैसे लोगों के भाषण उस समय कैम्ब्रिज मजलिस ने कराए। तो उसमें भी नेहरू भागीदारी कर रहे थे। और राजनीति के प्रति धीरे धीरे गहरा झुकाव नेहरू का वहीं से होने लगा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान के प्रति उनकी रुचि खत्म हो गई या साहित्य और दर्शन के प्रति नेहरू की रुचि खत्म हो गई। वो जीवन भर नेहरू के अंदर बनी रही। अब हम थोड़ा भारत की ओर लौटें। तो जब नेहरू कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे, तो राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और उसी समय उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में किसानों का आंदोलन हो रहा था, और उससे नेहरू जुड़ गए। भारत में अगर नेहरू के विज्ञान के प्रति जुड़ाव को हम देखें, तो जिस मंच से नेहरू का विज्ञान के प्रति गहरा जुड़ाव सामने आता है, वो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मंच से। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जैसा आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो भारतीय वैज्ञानिकों की एक प्रतिनिधि संस्था है जो वार्षिक अपने अधिवेशन आयोजित कराती है। और 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जब रजत जयंती समारोह मनाया गया 1938 में, तो उसमें नेहरू ने एक संदेश भेजा था। ये 25 साल जब इंडियन साइंस कांग्रेस के पूरे हुए थे, और उस समय लॉर्ड रदरफोर्ड, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उन्होंने प्रोटॉन पर उनका जो काम है उसके लिए रदरफोर्ड को जाना जाता है, वो उसकी अध्यक्षता करने वाले थे। वह अध्यक्षीय भाषण नेहरू को मिला, नेहरू ने उसे पढ़ा और नेहरू ने संदेश भेजा भारतीय विज्ञान कांग्रेस को 1938 में, और ये पहला संदेश था नेहरू द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस को दिया गया। और इस संदेश में नेहरू ने कई बातें कही, और मुख्य तौर पर उन्होंने कहा कि विज्ञान राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण में और योजनाबद्ध ढंग से विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। प्लानिंग की उन्होंने बात खास तौर पर कही कि प्लानिंग में वो एक बड़ी भूमिका विज्ञान और वैज्ञानिक समुदाय अदा कर सकते हैं। और अगर हम याद करें तो ये वही समय है जब राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हो चुकी थी। 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मेघनाथ साहा के आह्वान पर, मेघनाथ साहा जो कि बंगाल से साइंस एंड कल्चर पत्रिका निकालते थे और बहुत प्रभावशाली पत्रिका थी वो, जिसने 30 के दशक में विज्ञान और योजना निर्माण पर बहुत बड़ा उसका प्रभाव रहा है। और जो साथी रुचि रखते हों विज्ञान के इतिहास में, ध्रुव रैना और एस इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने उस पर बहुत सुंदर काम किया है, साइंस एंड कल्चर पत्रिका पर मेघनाथ साहा के योगदान पर। तो मेघनाथ साहा के कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने ये पहल की, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की। उस समय सुभाष चंद्र बोस सभापति थे, और आज ये जानना दिलचस्प होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को पत्र लिखा कि हम नेशनल प्लानिंग कमेटी बना रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसकी अध्यक्षता करें। जो हाल के समय में जो तमाम नेहरू और बोस के बीच विरोध और विरोधाभासों को रेखांकित करने की बात कही गई है, उस समय हमको ये भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे सुभाष चंद्र बोस ने जब नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, तो उसका चेयरमैन बनने के लिए उन्होंने नेहरू को खत लिखा, और नेहरू इस समिति के चेयरमैन बने, और नेशनल प्लानिंग कमेटी की 29 उप समितियां बनी, और 38 से लेके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण वो रिपोर्टें प्रकाशित नहीं हो पाई। लेकिन आजादी के बाद केटी शाह उसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उनके संपादन में तमाम जो उसकी उप समितियां थी, 29 उप समितियां थी, उनकी रिपोर्टें प्रकाशित हुई। और जिन लोगों को योजना निर्माण में और इसकी पूरी प्रक्रिया में, ऐतिहासिक प्रक्रिया में कि योजना निर्माण हुआ कैसे और ये योजना आयोग कहाँ से आया, पंचवर्षीय योजना के विचार कहाँ से आए, जिनकी दिलचस्पी इन विषयों में हो, उन्हें ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। और ये रिपोर्ट मित्रों, एक बात आप ध्यान रखिए कि ये एक पराधीन देश में तैयार की जा रही रिपोर्ट थी, लेकिन आप उनकी महत्वाकांक्षा देखिए कि उसमें कृषि, उद्योग, विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, महिलाओं की भूमिका क्या हो योजना निर्माण में, इन सारे विषयों पर चर्चा की गई थी। और ये आजादी से 10 साल पहले की बात है। और उसमें स्वास्थ्य की भी एक उप समिति थी, जिसमें हम लोग अपने व्याख्यान के जो आखिरी हिस्से में हम लोग उस कमेटी की भी चर्चा करेंगे, उसकी रिपोर्ट की भी बात करेंगे। तो 37 में 38 में जो नेहरू ने संदेश भेजा था, उसमें उन्होंने ये बात रेखांकित की कि विज्ञान कितनी बड़ी भूमिका योजना निर्माण में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, आर्थिक ढांचों के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका विज्ञान अदा कर सकता है। और 1943 में नेहरू को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सभापति बनाया गया। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि अगस्त 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया और नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए वो 43 के अधिवेशन में अपना सभापति नहीं हो सके। और ये अवसर आया 4 साल बाद 1947 में, जनवरी 1947 में दिल्ली में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अधिवेशन हुआ, और उसमें नेहरू को सभापति बनाया गया इंडियन साइंस कांग्रेस का। उस समय नेहरू
जो अंतरिम सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी, उसके वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और नेहरू ने उस भाषण में विज्ञान एक आजाद हिंदुस्तान में क्या भूमिका अदा करने जा रहा है, उसकी पूरी रूपरेखा नेहरू ने उस भाषण में रख दी थी कि विज्ञान क्या भूमिका अदा करेगा, वैज्ञानिक क्या भूमिका अदा करेंगे, राष्ट्र को विज्ञान और वैज्ञानिकों से क्या अपेक्षाएं हैं, राष्ट्र क्या चाहता है विज्ञान और वैज्ञानिकों से, ये सारी बातें नेहरू ने रखी थी उस भाषण में। आधुनिकीकरण को लेकर, आर्थिक पुनर्निर्माण को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर, विज्ञान और वैज्ञानिक क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, ये बातें नेहरू ने रेखांकित की थी। और 47 के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ जो 1963 तक चला। नेहरू हर विज्ञान कांग्रेस में शामिल हुए। 1947 से 63 तक लेकर सिर्फ 2 मौके ऐसे आए, 48 में और 1961 में, जब नेहरू विज्ञान कांग्रेस में भाग नहीं ले सके। अन्यथा वो सभी मौकों पर 15 बार नेहरू भारतीय विज्ञान कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने उद्घाटन भाषण दिए और जो मौजू विषय थे, जो प्रासंगिक मुद्दे थे, उन्हें नेहरू ने रेखांकित किया। और नेहरू के इन भाषणों को अगर हम पढ़ें, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस में नेहरू ने दिए थे, तो 2 बातें हमको बिल्कुल साफ पता चल जाती हैं कि जो नेहरू का जो श्रोता वर्ग है, या जो नेहरू का जो ऑडियंस है, वो 2 ऑडियंस, 2 स्तरों का दर्शक या श्रोता समूह है, नेहरू से मुखातिब है। और एक और इसमें तो नेहरू जनता से मुखातिब है। मंच भले ही भारतीय विज्ञान कांग्रेस का है, लेकिन जो नेहरू के संबोधन है, चाहे वो 47 का सभापति वाला भाषण हो या उसके बाद के जो इनागुरल लेक्चर्स हैं या जो उद्घाटन भाषण है, वो सभी जनता को भी संबोधित है। विज्ञान और वैज्ञानिक समूहों को तो संबोधित है ही, लेकिन वो जनता को भी संबोधित है, जिसमें नेहरू बता रहे हैं कि भारतीय जनता समझे कि विज्ञान और वैज्ञानिक आधुनिक हिंदुस्तान में, आधुनिक भारत में कितनी अहम भूमिका अदा करने जा रहे हैं। इन बातों को नेहरू रेखांकित कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेहरू वैज्ञानिक समूहों से, या जो वैज्ञानिकों का पूरा वर्ग है, उससे रूबरू हैं और कह रहे हैं कि देश के सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण में विज्ञान कितनी अहम भूमिका अदा करने जा रहा है, इसकी बात नेहरू करते हैं। और जो समस्याओं की बात है, वैज्ञानिकों से जब नेहरू मुखातिब हैं, तो वो ये देश की समस्याओं की भी बात करते हैं, और इसमें 3 मुख्य समस्याएं नेहरू रेखांकित करते हैं। पहली समस्या है खाद्यान्न का संकट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे, 1943 में बंगाल के अकाल में एक पूरी तादाद बंगाल के निवासियों की उस अकाल का शिकार हो गई थी। और जैसा कि अमर सेन जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी बाद में अपनी पॉवर्टी एंड फैमिन जैसी किताबों में दर्शाया कि ये अकाल प्राकृतिक नहीं था, बल्कि ये मानव निर्मित त्रासदी थी, और इसके लिए सीधे सीधे औपनिवेशिक नीतियां जिम्मेदार थीं, जिन्होंने युद्ध काल के नाम पर जो पूरा आपूर्ति का जो ढांचा था, उसको युद्ध क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया, बजाय कि अकाल प्रभावित क्षेत्रों की ओर ध्यान देने के। तो खाद्यान्न का संकट एक बड़ा मुद्दा था, और आप देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं में भी, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, उसमें कृषि पर काफी जोर दिया गया। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम समस्या नेहरू ने वैज्ञानिकों के सामने रखी, वो थी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निदान कैसे वैज्ञानिक या विज्ञान कर सकता है। इसमें नेहरू ने उनका आह्वान किया। और इसमें आप देखिए कि सामाजिक आर्थिक समस्याएं तो हैं ही, लेकिन साथ साथ मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। और ये मनोवैज्ञानिक समस्या कहाँ से आ रही है? वो है आजादी के साथ साथ जो बंटवारे और विस्थापन से उपजी हुई जो पूरी एक मनोवैज्ञानिक त्रासदी थी, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया था, तो वो भी नेहरू के जेहन में थी।
तीसरी बात जो नेहरू वैज्ञानिकों से कर रहे थे वो था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार। और बिल्कुल अगर हम आधुनिक भारत के संदर्भ में देखें मित्रों, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नेहरू एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार में अनवरत वो लगे रहे। एक तरीके से वो पर्याय बन जाते हैं साइंटिफिक टेम्पर के। बार-बार नेहरू के उन सभी 15 भाषणों में अगर आप देखेंगे, तो बार-बार साइंटिफिक टेम्पर का ज़िक्र आता है। और नेहरू इस बात से अवगत हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करने की ज़रूरत है, बल्कि नेहरू ये भी देखते हैं कि कई बार तो शिक्षित समूह और जो वैज्ञानिक हैं, उनके भीतर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव हमें प्रायः देखने को मिलता है। तो इस बात को भी नेहरू वैज्ञानिकों से कह रहे हैं कि हम कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करें, अंधविश्वासों से, सामाजिक कुरीतियों से और दकियानूसी परंपराओं से कैसे उभरें, इन सारी बातों को भी नेहरू ध्यान आकर्षित कर रहे थे वैज्ञानिकों का। और इसी संदर्भ में अगर हम आगे देखें, तो नेहरू विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हुए, वैज्ञानिक शोध की बात करते हुए भारत में मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर जोर दे रहे थे कि क्वांटिटी तो ठीक है, और आज हम देखें तो हमारे जो चाहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो या हमारे जो अभी अनुसंधान की जो स्थिति है भारत में, वो पूरी तरीके से मात्रा पर उसका जोर है कि कितना अधिक से अधिक हम आउटपुट दे दें। लेकिन नेहरू जो बात कर रहे हैं 50 के दशक में, वह ये थी कि हम किस तरीके से मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता पर, वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता पर हमारा जोर हो, इस बात को नेहरू रेखांकित कर रहे थे। और आगे के समय में अगर हम देखें, तो नेहरू जो विज्ञान कांग्रेस में युवा वैज्ञानिक आ रहे हैं, जो महिलाएँ हैं, जो महिला वैज्ञानिक हैं, उनको भी संबोधित कर रहे हैं कि ये विज्ञान कांग्रेस या भारत में विज्ञान सिर्फ ये इन वरिष्ठ वैज्ञानिकों के समूह के लिए नहीं है, बल्कि जो युवा वैज्ञानिक हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको बागडोर संभालनी है नए हिंदुस्तान के निर्माण की। नेहरू बार-बार ये भी कह रहे थे कि जो नया हिंदुस्तान हो, वो दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में, इल्म की दुनिया में जो भी नया कुछ हो रहा हो, जो भी हलचल हो रही हो, उससे सिर्फ अवगत ना हो, उससे उसकी मालूमात सिर्फ उसको ना हो, बल्कि वो इससे भी परिचित हो और कि क्या कुछ नया हो रहा है, बल्कि उसमें योगदान दे, उसकी सक्रिय भागीदारी हो। सिर्फ वो नए शोधों को जाने नहीं, बल्कि दुनिया को नए शोध भी दे, नए अनुसंधान भी करे और उसको आगे बढ़ाए। इसके साथ-साथ नेहरू जो विज्ञान के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, वो सृजनात्मकता की बात थी। 1945 में, अगस्त 1945 में दुनिया देख चुकी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में किस तरीके से अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल नागासाकी और हिरोशिमा जैसे शहरों पर, जापान के शहरों पर किया था। और विज्ञान का एक ये भी रूप हो सकता है, इससे दुनिया वाकिफ हो चली थी। तो नेहरू विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिकों को और जनता को संबोधित करते हुए ये बात भी कह रहे हैं कि हमें विज्ञान के साथ-साथ नैतिकता और मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखना होगा। तभी विज्ञान सृजनात्मक होगा और तभी वह सर्जना की दिशा में, सर्जन की दिशा में, सृजन की ओर आगे बढ़ेगा। और नेहरू बार-बार ये कह रहे थे कि अगर विज्ञान में नैतिकता और मानवीय मूल्य नहीं होंगे, तो वह विज्ञान विनाश की ओर ले जाएगा, विकास की ओर नहीं। और हम ध्यान रखें कि महात्मा गांधी भी जब 7 सामाजिक पापों की बात करते हैं, तो उसमें एक पाप जो उन्होंने गिनाया है, वो है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के बगैर जो विज्ञान है, वो अ, एक तरीके से सामाजिक पाप ही है। और वह विज्ञान जो मानवता से, मानवीय मूल्यों से और नैतिकता से हीन होगा, नैतिकता से रहित होगा, वह विज्ञान अ, विनाश की ओर ले जा सकता है। वह विज्ञान सृजन की बजाय वह
नष्ट करने की ओर, दुनिया को या सभ्यता और संस्कृतियों को नष्ट करने की ओर ले जा सकता है। ये बात भी नेहरू ने रेखांकित की थी। अपने भाषण में 47 के अपने भाषण में ही नेहरू ने ये बात बिल्कुल जोर देकर कही थी कि भारतीय राज्य विज्ञान को बढ़ावा देने में हर संभव भूमिका अदा करेगा। वह आर्थिक संसाधनों की पूरी कोशिश करेगा उपलब्ध कराने की, और ये बात नेहरू ने बार-बार कही है मित्रों। चाहे आप 1949 में इलाहाबाद में जो विज्ञान कांग्रेस हुई वहाँ भी, और नेहरू जब राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशालाओं को उद्घाटन कर रहे हैं, तब भी वो ये बात बार-बार कर रहे हैं। और संस्था निर्माता के रूप में हम लोग अक्सर नेहरू को याद करते हैं, या एक ऐसा संस्था निर्माता जिसने भारत में आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान तो बनाए ही, और उसके साथ-साथ नेहरू ने देश भर में नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी भी बनाई थी। उसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान नेहरू का था। और ये जो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी थी वो शांति स्वरूप भटनागर के नेतृत्व में वो बनाई गई। और जो पहली नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी बनी दिल्ली में, उसमें के एस कृष्णन के निदेशक बनाए गए थे। तो राज्य भी अहम भूमिका अदा करे, लेकिन राज्य की भूमिका की बात करते हुए नेहरू ये भी रेखांकित करते हैं कि राज्य सिर्फ प्रश्रयदाता होना चाहिए, वो सहायक होना चाहिए कि वो आर्थिक संसाधन दे वैज्ञानिकों को, उन्हें प्रयोगशालाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएं, लेकिन वो अवरोधक या बाधक न हो जाए। इसलिए राज्य एक अपनी सीमा तय कर ले, या राज्य अपनी एक सीमा रेखा या लक्ष्मण रेखा बनाए, जहां वो संसाधन दे, वैज्ञानिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराए, लेकिन वो बाधक न बन जाए। और नेहरू 60 के दशक में जो भाषण नेहरू ने दिए हैं, उनको आप देखें तो मित्रों, जो रियलिटी उसमें से उभर के आती है, कि वैज्ञानिकों से नेहरू को पता चल रहा है कि प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उस पर एक तरीके से बिल्कुल उसने अपना चंगुल जमा लिया है उस पर, और वो उसको कहीं भी अवकाश नहीं दे रहा है कि वो शोध कर सके। और नेहरू इस पर बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और जो विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से जुड़े हुए लोग होंगे, वो भी इसे समझ सकते हैं कि नेहरू ने कहा कि वैज्ञानिक अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं कि वो सर्विस टर्म्स को पढ़ने में ही, और क्या रेगुलेशंस हैं, अवकाश का क्या प्रावधान है, कहीं विदेश में उन्हें सेमिनार में भाग लेने जाना है तो उसके लिए कैसे उन्हें अवकाश मिलेगा, सर्विस टर्म्स क्या-क्या हैं। इन्हीं बातों में वे वैज्ञानिक, या उनकी सैलरी कब मिलेगी, या उन्हें ये इक्विपमेंट चाहिए, ये उपकरण चाहिए, वो कैसे किस प्रोसेस के तहत, किस प्रक्रिया के तहत उनको मिल सकेंगे। इन्हीं बातों में वैज्ञानिक जो है उनका पूरा समय चला जा रहा है, तो वह अनुसंधान कब करेगा? नेहरू के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती की तरह ये और आज भी ये समस्या है कि आप को स्वायत्तता की बात तो कही जाती है, लेकिन उसी अर्थ में हम देखते हैं कि बिल्कुल जो प्रशासनिक ढांचा है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों का हो या प्रयोगशालाओं का हो, या सीएसआईआर और आईसीएआर जैसे संस्थानों का हो, तो वहाँ जो प्रशासनिक ढांचा है वो वैज्ञानिकों की जो पूरी क्रिएटिविटी है, या जो अकादमिकों की सृजनात्मकता है, उस पर वो हावी हो जाता है। तो ये बातें नेहरू कर रहे थे, उस पर भी ध्यान देने की बात है। 50 के दशक में और नेहरू के अगर हम भाषणों को देखें तो 1957 में कलकत्ता के विज्ञान कांग्रेस में नेहरू ने बुद्ध को उद्धृत किया, और बुद्ध के हवाले से नेहरू ने कहा कि विज्ञान में प्रज्ञा, करुणा और सहिष्णुता का समावेश होना चाहिए। इन तीनों मूल्यों के साथ ही विज्ञान विश्व शांति और मानव कल्याण की जो राह है उसको प्रशस्त कर सकता है। तो प्रज्ञा, करुणा और सहिष्णुता की बात करते हुए नेहरू आगे के अपने 1962-63 में जो नेहरू ने भाषण दिए हैं, उसमें वो गांधी और विनोबा भावे को भी उद्धृत करते हैं, और विनोबा भावे का एक वो प्रसंग हैं, जिसमें विनोबा भावे ने कहा कि आज के समय में यह अवसर आ गया है
कि धर्म और राजनीति की जगह विज्ञान और अध्यात्म ले लें। और अध्यात्म से यहाँ का जो उनका तात्पर्य है वो जैसा अगर आप ने पुरुषोत्तम अग्रवाल को पढ़ा होगा तो ये धर्मेतर अध्यात्म की बात है। तो नेहरू भी विनोबा और गांधी की उस परंपरा में धर्म और राजनीति की जगह विज्ञान और अध्यात्म की बात करते हैं, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। और इसके साथ साथ वो वैज्ञानिकों का आह्वान करते हैं कि वो भारत में आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए जो पूरी राह है उसको वो दिशा दिखाएं और समन्वय की राह तैयार करें और उसके साथ साथ टू लीड, टू डेवलप, टू कोऑर्डिनेट, इस इन तीनों बातों में नेहरू वैज्ञानिकों की भूमिका को रेखांकित कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है नेहरू और विज्ञान और वैज्ञानिकों के संदर्भ में, वो है नेहरू का वैज्ञानिकों के प्रति जुड़ाव। नेहरू विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के लगातार संपर्क में रहे। खासकर आइंस्टीन जब 50 के दशक में जब उन्होंने विरोध में उन्होंने पूरी एक मुहिम छेड़ी, तब उसमें नेहरू भी जुड़े हुए थे, वर्ल्ड पीस का जो मूवमेंट था। और इसके साथ भारत में आप देखें तो शांति स्वरूप भटनागर हों, चंद्रशेखर वेंकट रामन हों, के एस कृष्णन हों, होमी जहांगीर भाभा हों, दौलत सिंह कोठारी हों, इन सब प्रशांत चंद्र महालनोबिस हों, इन सभी वैज्ञानिकों से, और मेघनाथ साहा से तो जुड़े ही थे, तो इन सभी वैज्ञानिकों से नेहरू का बहुत गहरा जुड़ाव था। और 55 की बड़ौदा कांग्रेस में जो जनवरी 1955 में होनी थी, तो उससे ठीक 2 दिन पहले शांति स्वरूप भटनागर की मृत्यु हो गई। और उस अवसर कांग्रेस का उद्घाटन भाषण दे तो शांति स्वरूप भटनागर को जिस तरीके से याद किया है वह भी एक प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि नहीं, एक विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के निधन पर शोक जता रहा है, जो जो बिल्कुल एक तरीके से आहत है अपने विज्ञान की राह पर एक हमराही के खो जाने से। तो और उस तरीके का संबंध नेहरू का वैज्ञानिकों के प्रति रहा है। तो ये विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में जो बात है, तो यहाँ मैं एक बात और रेखांकित कर दूं दोस्तों कि 1958 में साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है। लिखने वाले तो उसको होमी जहांगीर भाभा थे, लेकिन नेहरू की इन इन जो पूरी जो विचार यात्रा है, जो नेहरू की जो सोच है विज्ञान के संदर्भ में, वो पूरी तरीके से उसमें परिलक्षित होती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमको विज्ञान के विज्ञान के प्रति रुझान जनता में पैदा करना है और उसके साथ साथ हमको कल्टीवेट करना है। ये जो साइंटिफिक टेम्पर है वो ऐसा नहीं है कि ये पैदाइशी चीज नहीं है या जन्मजात नहीं है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये व्यक्ति अर्जित करता है, ये एक्वायर्ड एक तरीके से एटीट्यूड है जो हम अर्जित करते हैं समय के साथ। तो नेहरू का जो वो विचार है वो भी साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन में दिखता है। तो आज के समय में अगर हम देख रहे हैं दोस्तों, तो विज्ञान और मेडिसिन की ये जो पूरी दुनिया है उस पर उसकी तरफ हम हमारा ध्यान फिर से गया है कोरोना के संकट के समय में। तो वहाँ भी ये ध्यान में रखने की बात है कि आप लंबे समय तक विज्ञान पर हमले करते रहें और भारतीय विज्ञान कांग्रेस को एक तमाशा का मंच बना दिया जाता है और फिर अचानक आप विज्ञान की तरफ या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहें, फिर लोगों को अफवाहों से जागरूक करें या वायरस को लेकर तमाम अफवाहें फैलने लगी उस पर आप चिंता जगाएं, तो कहीं न कहीं ये हमारे उस विरोधाभास को भी या उस विडंबना को भी दर्शाता है कि एक ओर तो हम अंधविश्वासों पर पूरी तरीके से बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकार देते हैं और फिर अचानक आपत्ति आने पर, आपदा आने पर फिर हम विज्ञान की बात करने लगते हैं। तो उसमें कहीं निरंतरता की एक कमी भी दिखती है। और आखिरी जो हिस्सा है मित्रों, स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दा है,
मैंने नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात की थी। अ, राष्ट्रीय योजना समिति की एक उप समिति स्वास्थ्य पर बनाई गई थी और जिसमें साहिब सिंह सोखी और जे.एस. नेरुरकर उसके सभापति हुआ करते थे और ये दोनों लोग इंडियन मेडिकल सर्विस से जुड़े हुए थे और उसमें रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े, विधान चंद्र रॉय जैसे लोग भी थे और अधिकांश लोग उसमें चिकित्सक थे जो है। और इस रिपोर्ट ने भारत में स्वास्थ्य का ढांचा कैसे खड़ा हो, भारत में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का कैसे निर्माण किया जाए, उसकी पूरी एक रूपरेखा 30 के दशक के आखिरी वर्षों में और 40 के दशक के शुरुआत में इस उसमें 40 के दशक में इस रिपोर्ट में कही गई थी और उसी समय 1946 में सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी थी, भोर कमेटी जिसको कहा जाता है। तो उसमें भी कुछ ऐसी ही सिफारिशें कि राष्ट्र में नेशनल हेल्थ सिस्टम कैसे तैयार किया जाए, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं कैसी दी जाएं और हिंदुस्तान जो जिसकी एक बड़ी आबादी देहात में रहती है, तो देहातों में कैसे खड़ा किया जाए स्वास्थ्य पूरी सुविधाओं के ढांचे को, इस पर फिर पोषण की बड़ी जो एक समस्या थी, जो कुपोषण के रूप में हमको देखने को मिलती है और लगातार अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं के कारण कुपोषण की ये समस्या और भयावह रूप लेती जा रही थी। तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया कि हमारा उद्देश्य होगा कि जो गरीबी, बीमारी और अक्षमता का, पॉवर्टी, डिजीज और डिबिलिटी का जो ये दुष्चक्र है, एक जो विशियस साइकिल है, उसको तोड़ना हमारा लक्ष्य होगा। और ये ध्यान में देने की बात है कि नेहरू ने जो स्वास्थ्य संबंधी जो पहल की, चाहे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हो या स्वास्थ्य संबंधी ढांचा को खड़ा करने में, उसमें इस रिपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी जो है। और संक्रमण के संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बैठक, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई थी और उस बैठक में नेहरू ने कहा था कि आज दुनिया एक दूसरे से, दुनिया के जो तमाम देश हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ चुके हैं कि अगर हम स्वास्थ्य और बीमारियों के संबंध में सोचते हैं तो हमें दुनिया को एक समग्र इकाई के रूप में देखना होगा। दुनिया को वर्ल्ड एज ए होल हमको लेना पड़ेगा, तभी हम स्वास्थ्य और बीमारियों की जो समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकेंगे। और यहाँ नेहरू ने संक्रमण का भी जिक्र किया है मित्रों, कि नेहरू ने कहा कि कम्युनिकेबल डिजीजेज और इन्फेक्शन से आप एक देश को दूसरे देश से बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि दुनिया इस तरीके से आज जुड़ चुकी है कि आप ये सोचें कि एक देश में तो हम स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करा दें और सारे जो मानक हैं, स्वास्थ्य संबंधी मानक, उनको हासिल कर लें, और दूसरा देश वैसे ही गरीबी में, बीमारी में पड़ा रहे, तो आप ये मुगालता मत पालिए कि आप उसको आइसोलेट रख सकेंगे, आप उसको बचा कर रख सकेंगे, क्योंकि दुनिया इस तरीके से जुड़ी हुई है कि संक्रमण और कम्युनिकेबल डिजीजेस एक देश से दूसरे देश में पहुंचेंगी। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को संबोधित करते हुए नेहरू ने उस समय कहा था कि जब हम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के निर्माण पर विश्व स्तर पर ध्यान दें, तो सबसे जरूरी है कि हम शुरुआत उन देशों से करें जहां जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं और जो पूरा जो चिकित्सकीय जो पूरा ढांचा है वो पिछड़ा हुआ है। तो नेहरू ने असल में उनका इशारा जो नव स्वाधीन देश थे, अफ्रीका के, एशिया के, लैटिन अमेरिका के, उनकी तरफ था कि दुनिया के जो संगठन, अगर उनकी सच्ची मंशा है कि वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं, तो शुरुआत उनको इन देशों से करनी होगी। नेशनल प्लानिंग कमेटी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, औसत उम्र बहुत कम थी। इसके साथ साथ शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा थी।
शिशु मृत्यु दर तो 158 प्रति हजार 158 के करीब थी। तो ये सारी समस्याएं एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में थी। तो उनको भी कैसे एड्रेस करना है, उनको भी कैसे हल किया जाए, वो भी ध्यान में रखा गया। और इसके साथ साथ जो दो पहले से जो आयुष या ऐसी योजनाएं आज की नहीं है मित्रों, और नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट में आप देखें तो आयुर्वेद और यूनानी को भी उसमें समाहित किया गया और कहा गया कि चूंकि ये भारत में और एशिया के देशों में एक अपनी पद्धति रही है, लेकिन जरूरी बात यह है कि हम उसका आधुनिकीकरण करें, क्योंकि इस रिपोर्ट में अधिकांश लोग आधुनिक चिकित्सा से जुड़े हुए थे, एलोपैथी के वो लोग बढ़िया प्रैक्टिशनर थे। उन लोगों ने ये बात कही कि आयुर्वेद और यूनानी की जो पद्धति है वो उसका जो फार्माकोपिया है, उसका जो इलाज या जो डायग्नोसिस की जो पूरी सिस्टम है वो पुरानी पड़ चुकी है। तो जरूरी ये है कि हम उससे इंसाइट लें और उसके फार्माकोपिया को हम मॉडर्नाइज करें, उसका मानकीकरण करें और उसके साथ साथ हम इन लोगों को प्रशिक्षित करें। इसके लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की बात कही थी कि स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाए। तो इसमें पूरा एक ढांचा कैसे खड़ा किया जाए, जिसमें महानगरों से गांवों में तक जो है, जिसमें जिले हैं, प्रदेश हैं, कस्बे हैं, देहात है, इन सब में एक ढांचा कैसे खड़ा किया जा सकता है, इसकी जो रूपरेखा उसमें तैयार की गई। इसके साथ साथ नेहरू ने एम्स की बात तो की ही, कोलंबो प्लान के अंतर्गत उसकी स्थापना की गई थी 1956 में। उसके साथ साथ दिल्ली में ही अगर हम देखें तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जेबी पंत हॉस्पिटल की स्थापना उसी समय हुई। और संक्रमण की जब हम बात करें तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि जो भारत का नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, वो पुणे में 1952 में स्थापित किया गया था नेहरू के समय में। और इसके साथ साथ नेहरू ने जो दो बड़ी बीमारियां थी, जिससे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में काल कवलित होते थे और जो लोगों को कमजोर भी बना देती थी, कि अगर वो स्वस्थ भी हो जाते थे तो लोग महीनों सालों तक उनके दुष्परिणाम से उबर नहीं पाते थे, मलेरिया और टीबी की बीमारी। तो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू करने का भी श्रेय नेहरू को जाता है। भारत में मलेरिया उन्मूलन का पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ 50 के दशक में। इसके साथ साथ टीबी की जहां तक बात है तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट बनाया गया बेंगलोर में नेहरू के समय में ही। तो ये जो सारी बातें हैं, इसके साथ साथ आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि किस तरीके से फार्मेसी की जो कंपनियां हैं उनकी एक तरीके से एकाधिकार उनका बनता जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में मित्रों ध्यान दीजिए कि 40 के दशक में ये बात कही जा रही है कि हमें जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश हैं, उनको ये पूरी कोशिश करनी होगी कि पेटेंट का हम लोग विरोध करें, क्योंकि पेटेंट अंततः ड्रग्स के मामले में या दवाइयों के निर्माण के मामले में कुछ कंपनियों या एजेंसियों, फार्मेसी एजेंसियों की मोनोपोली को या उनके एकाधिकार को बढ़ावा देगा। तो पेटेंट मोनोपोली का जो वाहक न बन जाए या पेटेंट मोनोपोली का रास्ता न तैयार कर सके, ताकि जो जनता के लिए जो जरूरी दवाइयां हैं, जो एसेंशियल मेडिसिन है, वो न मुहैया हो सके। तो इसके लिए पेटेंट का भी विरोध करने की भी बात कही गई थी। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में जो एक और प्रमुख बात की गई थी वो था कि स्वास्थ्य को एक अधिकार के रूप में, कि हेल्थ जो है, हेल्थ इज अ राइट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ये कहा गया। और ये बहुत बड़ी बात है और आज भी हम उसको हासिल नहीं कर सके। और तो वो भी एक बहुत बड़ी उसमें बात थी कि स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में परिभाषित करना कि और उसमें राज्य अपनी जिम्मेदारी ले, ये भी बात कही गई कि राज्य अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता है, उसको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वह अपने नागरिकों को उनके अधिकार के रूप में स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराए। नेशनल हेल्थ सिस्टम की बात कही गई थी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य का एक पूरी प्रणाली विकसित की जाए। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि
ये जो इसमें प्रांतों और राज्यों जो राष्ट्र और प्रांत के बीच एक समन्वय हो, और ये बात आप विज्ञान कांग्रेस के नेहरू के भाषणों में भी पढ़ेंगे और इस रिपोर्ट में भी, कि समन्वय और विकास के साथ-साथ एकीकरण एक ज़रूरी प्रक्रिया है, वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर भी इस रिपोर्ट में और नेहरू ने भी बार-बार बात की कि तमाम एजेंसियाँ हैं, सीएसआईआर है, आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन सारी एजेंसियों के बीच कैसे एक कोऑर्डिनेशन हो सकता है और इंटीग्रेशन का अप्रोच हम कैसे अपना सकते हैं, इस पर भी बात नेहरू ने की थी। 60 के दशक की शुरुआत में नेहरू ने भारत में स्पेस रिसर्च को भी बढ़ावा देना शुरू किया और उस विक्रम साराभाई जैसे लोग नेहरू से जुड़े रहे। तो दोस्तों, आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए मैं अपने विषय जो मैंने चुना था, नेहरू विज्ञान और जन स्वास्थ्य का विषय, उसमें जो विज्ञान के प्रति जो गहरा लगाव था उसकी बात मैंने की, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जो नेहरू का लगातार एक बल था, जोर था, उसकी भी बात मैंने की, और वैज्ञानिक समूहों को साथ लेकर चलने की, जनता को संबोधित करने की, जनता से लगातार संवादरत रहने की जो नेहरू की प्रतिबद्धता है, वो भी इन भाषणों में उभर कर सामने आती है। इसके साथ-साथ राज्य, चाहे वह स्वास्थ्य का मसला हो या विज्ञान का मसला हो, वैज्ञानिक अनुसंधान का मसला हो, राज्य अपनी भूमिका अदा करे, राज्य संसाधन उपलब्ध कराए, लेकिन वो बाधक या अवरोधक न बन जाए, इसको भी नेहरू ने लगातार रेखांकित किया। तो इस सबसे मूल बात जो नेहरू से विज्ञान के इस अंतर संबंध में है, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, साइंटिफिक पेपर को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, यही इतनी ही बात मुझे कहनी थी। शुक्रिया, आप लोगों के सुझाव टिप्पणियों का स्वागत है। शुक्रिया।